हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। दिस इज़ मुकेश एंड वेलकम टू आई एम चपली। आज हम बात करेंगे क्लास 10th की फर्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट का फोर्थ चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। ये चैप्टर जो है एक बड़े नॉवेल द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल का पार्ट है और जिसको एने फ्रैंक ने लिखा है। एने फ्रैंक का पूरा नाम एनेलिस मैरी एने फ्रैंक है। बात करते हैं बिफोर यू रीड की। Anneliese Mary Anne Frank, 12th of June 1929, February March 1945, was a German-born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and four friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. एनेलिस मैरी एने फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को हुआ था और उनका स्वर्गवास फरवरी मार्च 1945 में हुआ, जो कि जर्मन में एक पैदा हुई लड़की जूइश परिवार में पैदा हुई थी, जिन्होंने अपनी डायरी अपने चार दोस्त और अपने परिवार से छिपाकर लिखी थी एम्स्टर्डम में ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स। नीदरलैंड के अत्याचार में, जब जर्मन ऑक्यूपेशन, जो जर्मन अत्याचार बढ़ा था नीदरलैंड में जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेंड पावर इन जर्मनी। जब नाजी लोगों का शक्ति ज़्यादा बढ़ गई जर्मनी में, तो उनका परिवार एम्स्टर्डम के लिए चला गया था। बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड्स। लेकिन तब वो जाल में फंस गए, तब वो लोग फंस गए जब नाजी अत्याचार नीदरलैंड तक भी फैल गया। आज persecutions अगेंस्ट द जूइश पॉपुलेशन इंक्रीज, जैसे ही अत्याचार जूइश पॉपुलेशन के, जो यहूदी पॉपुलेशन थी, उसके प्रति बढ़ता गया, द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई। तो फैमिली जुलाई 1942 में छिप गई इन हिडन रूम्स इन हर फादर ओटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। उसके अपने पिता का जो ऑफिस की बिल्डिंग थी, जो दफ्तर की बिल्डिंग थी, ओटो फ्रैंक के दफ्तर की बिल्डिंग थी, उनके छिपे हुए कमरों में फैमिली छिप गई जुलाई 1942 में। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, 2 साल छिपने के बाद में, द ग्रुप वॉज बेट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम वेयर एने डाइड ऑफ टाइफस इन वर्जन वेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गरेट फ्रैंक। 2 साल छिपने के बाद में ग्रुप में धोखा दे दिया गया और इन लोगों को कंसंट्रेशन कैंप में, एक कंसंट्रेशन कैंप बनाया जाता है। कंसंट्रेशन कैंप जो एक गवर्नमेंट बना के रखती है और जिसमें सभी यहूदियों को डाल देती है। वेयर एने डाइड, जहाँ पर एने की मृत्यु टाइफस के कारण हो जाती है वर्जन वेल्सन में, विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गरेट फ्रैंक। मतलब पहले मार्गरेट फ्रैंक की मृत्यु होती है, उसके बाद में एने फ्रैंक की भी मृत्यु हो जाती है। हर फादर ओटो, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, और उसके जो पिताजी ओटो फ्रैंक थे, वही मात्र एक ग्रुप में बचते हैं। रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वॉर एंडेड, जब युद्ध ख़त्म हो जाता है तो वो वापस लौटते हैं एम्स्टर्डम को, टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, और वो देखते हैं कि वो डायरी जो है उसे बचा लिया गया है। कन्विंस दैट, वो ये बात मान लेते हैं कि इट वाज ए यूनिक रिकॉर्ड, कि ये वो वास्तव में एक अद्भुत लेख है। He took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl, और तब वो एक कार्य करते हैं इसे पब्लिश कराने का, और उस डायरी को इंग्लिश में पब्लिश कराते हैं, इंग्लिश में प्रकाशित कराते हैं, जिसका नाम दिया जाता है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, एक छोटी बच्ची की डायरी। द डायरी वॉज गिवन टू एने फ्रैंक फॉर हर 13th birthday and chronicles the events of her life from 12th of June 1942 until its final entry of 1st of August 1945। जो डायरी थी वो एने फ्रैंक को उसके 13वें बर्थडे पर मिली थी, और उसमें जो उसके जीवन की घटनाएं वर्णित थी वो 12 जून 1942 से लेकर फाइनल एंट्री तक थी, जो कि फाइनल एंट्री थी 1 अगस्त 1944 की। It was eventually translated from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read books। और अंततः इस डायरी को ट्रांसलेट किया गया था फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच, वो ओरिजिनल भाषा में लिखी, जो ओरिजिनल भाषा उसकी थी वो डच थी और डच भाषा में लिखी गई थी, लेकिन डच भाषा से उसे कई दूसरी भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया, अनुवादित किया गया, एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स। और वो
संसार की जो विशेष रूप से पढ़ी जाने वाली, जो बहुत ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक्स थी, उनमें से एक बनी। There have also been several films, televisions, and theatrical productions, and even an opera based on the diary. और उस डायरी पर आधारित बहुत सी फिल्म, टेलीविज़न शोज़, थिएट्रिकल प्रोडक्शंस, इवन एक ओपेरा भी बना। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ अ मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड, और उसे बताया गया कि वो एक इंसाइटफुल माइंड, बहुत ही ध्यानमग्न और बहुत ही मैच्योर परिपक्व दिमाग का कार्य बताया गया, उसे वर्णन किया गया। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन। डायरी में नाजी ऑक्यूपेशन, नाजी अत्याचार के दौरान जो भी घटना घटित हुई उनका एक सजीव वर्णन मिलता है, एक इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ, मतलब प्रतिदिन के जीवन के बारे में उसमें पूरी घटनाएं और कैसा वो जीवन था नाजी ऑक्यूपेशन के दौरान, उसकी पूरी जानकारी उससे डायरी से मिलती है। एने फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम्स। एने फ्रैंक जो है वो उस होलोकॉस्ट विक्टिम्स की सबसे ज़्यादा प्रख्यात और विचार की जाने वाली एक विक्टिम थी। अब डायरी शुरू होती है। राइटिंग इन अ डायरी इज़ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। एना फ्रैंक कहती है कि डायरी वास्तव में लिखना एक बहुत ही विचित्र अनुभव था मेरे जैसे व्यक्ति के लिए। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नीदर आई नॉर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ 13-year old स्कूल गर्ल। एने फ्रैंक कहती है डायरी लिखना मेरे लिए एक वास्तव में विचित्र अनुभव था, और ये इसलिए नहीं था क्योंकि मैंने पहले कभी कुछ नहीं लिखा था, बल्कि इसलिए भी था कि ये मुझे भी लगता था कि डायरी लिखने के बाद में ना तो मैं और ना ही कोई दूसरा व्यक्ति, एक छोटी बच्ची, एक 13 साल की लड़की जो स्कूल जाती है, 13 साल की स्कूल जाने वाली लड़की के विचारों में कोई रुचि लेगा। Oh well, it doesn't matter. I feel like writing and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. फिर भी एने फ्रैंक कहती है चलिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा मन है लिखने का और मुझे इसकी एक बहुत बड़ी आवश्यकता भी है कि हमारे अंदर जो हमारे सीने में बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई हैं उन्हें लिखने की, बाहर निकालने की। Paper has more patience than people, I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and restless, wondering whether to stay in or go out. अब एने फ्रैंक कहती है एक दिन जब मैं बहुत उदास बैठी हुई थी तो एक बात सोच रही थी, मेरे दिमाग में एक कहावत आई, पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। उस समय मैं घर पे बैठी हुई थी और मेरे हाथों में मेरी ठुड्डी थी, मैं बहुत ही बोर थी, उबी हुई थी, बेचैन थी, वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, और मैं आश्चर्यचकित थी कि मुझे यहीं रुकना चाहिए या मैं बाहर जाऊं। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग। हालांकि विचार करते हुए मैं वहीं पर अंततः रुक गई जहां पर मैं थी। येस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस। हाँ, पेपर तो ज़्यादा धैर्य रखते ही हैं। And since I am not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. और उसने कहा फिर भी जब मैं ये योजना ही नहीं बना रही हूँ किसी को अपनी डायरी पढ़ने देने के लिए, तो जब तक कि मुझे कोई एक सच्चा दोस्त नहीं मिलेगा तो शायद इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। Now I'm back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. अब वो कहती है मैं उस बात पर वापस आती हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा उकसाता था एक डायरी लिखने के लिए, एक डायरी रखने के लिए। पहले स्तर पर वो ये था कि मेरा कोई भी दोस्त नहीं था।
Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. अब एने फ्रैंक कहती है, मुझे ये बात पूर्ण रूप से सही से समझाने दीजिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ये विश्वास नहीं करेगा कि 13 साल की लड़की इस संसार में बिल्कुल अकेली थी। एंड आई एम नॉट, और मैं थी भी नहीं। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड 16 ईयर ओल्ड सिस्टर। मेरे प्यारे मम्मी पापा थे और 16 साल की मेरी बहन भी थी। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और लगभग 30 लोग थे जिनको मैं अपने दोस्त भी कह सकती थी। आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम। मेरी फैमिली थी, मेरे चाचियाँ थी, एंड अ गुड होम, और एक अच्छा घर भी था। नो, ऑन द सर्फेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, लेकिन नहीं, अगर जो हम एक सामान्य स्तर पर देखें तो मेरे पास सब कुछ होना प्रतीत होता था, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, सिवाय मेरे एक अच्छे दोस्त के, सच्चे दोस्त के। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज़ हैविंग अ गुड टाइम, और जो कुछ भी मैं सोचती थी जब मैं अपने दोस्तों के साथ होती थी तो एक अच्छा समय गुजारना, अच्छा समय बिताना। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरी डे थिंग्स। मैं अपने दोस्तों से कोई भी बात नहीं कर सकती थी, बस सामान्य बात करती थी प्रत्येक दिन की। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर। हमको नहीं लगता था कि हम लोग और ज़्यादा समीप हो पाएंगे और ज़्यादा नज़दीक एक दूसरे को समझ पाएंगे। एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम, और यही वजह थी। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। शायद एने फ्रैंक कहती है वो मेरी ही गलती हो कि हम एक दूसरे में इतना विश्वास नहीं कर पाते हैं। इन एनी केस, किसी भी स्थिति में दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, एंड और यही वजह थी कि सारी चीज़ें इस तरीके से चल रही थी। एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज, और दुर्भाग्यवश वो बदलने वाली नहीं थी। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और यही वजह थी कि मैंने डायरी लिखना शुरू कर दी। टू इनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, मेरी कल्पनाओं में इस लंबे समय से इंतज़ार किए हुए दोस्त की इमेज को और बढ़ाने के लिए, आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू। मैं उस तरीके से उन तथ्यों को इस डायरी में नहीं लिखना चाहती थी जिस तरीके से दूसरे लोग लिखते हैं। वट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, मैं चाहती थी कि डायरी मेरी दोस्त बने। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं इस दोस्त को किटी पुकारने वाली थी। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. अब एने फ्रैंक कहती है, चूँकि मैं ये जानती हूँ कोई भी व्यक्ति इसे समझेगा नहीं, मेरी कहानी को नहीं समझेगा अगर जो मैं सीधे उस डायरी में लिखना शुरू कर दूँ तो। आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, और ये अच्छा होगा मेरे लिए कि मैं उसमें अपने जीवन का एक संक्षिप्त चित्रण दूँ, संक्षिप्त वर्णन करूँ। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, ये जितना ज़्यादा मुझे बुरा लगता था करने में। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, मेरे पिताजी जो बहुत ही पूजनीय, बहुत ही प्यारे पिताजी थे जिनसे को मैं कभी मिली। Didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. उन्होंने मेरी माता जी से तब तक शादी नहीं हुई उनकी जब तक कि उनकी उम्र 36 साल की नहीं थी, और मेरी माता जी की 25 साल। My sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926. मेरी जो बहन थी मार्गट फ्रैंक, उसका जन्म फ्रैंकफर्ट जर्मनी में 1926 में हुआ था। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929, और मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ था। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, मैं फ्रैंकफर्ट में रही थी जब तक कि मेरी उम्र 4 साल नहीं हो गई। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, और मेरे पिताजी हॉलैंड 1933 में चले गए। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सेप्टेम्बर
मेरी माता जी एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक जो थी वो उनके पास हॉलैंड सितंबर में गईं, while Margot and I were sent to Aachen to stay with our grandmother, जबकि मुझे और मेरी बहन मार्गट फ्रैंक को एचन भेज दिया गया अपनी दादी जी के साथ रुकने के लिए। मार्गट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, मार्गट भी दिसंबर में हॉलैंड चली गई, एंड आई फॉलोड इन फरवरी व्हेन आई वाज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गट। और फिर मुझे फरवरी में ले जाया गया मार्गट के बर्थडे वाले दिन, और मुझे बर्थडे वाले दिन एक उपहार स्वरूप वहाँ पर प्रस्तुत किया गया। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, मैंने वहाँ मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ाई शुरू की। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6, मैं वहाँ पर रुकी जब तक मेरी उम्र 6 साल की नहीं हो गई थी। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और जिस समय मैं पहली कक्षा में थी। इन द सिक्स्थ फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेज कुप्रेस द हेड मिस्ट्रेस, और जब मैं क्लास 6 में थी तो मेरी टीचर मिसेज कुप्रेस थी जो कि हेड मिस्ट्रेस थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, और साल के अंत में जब हम लोग एक दूसरे से अलग हो रहे थे तो हम लोग दोनों लोग रो रहे थे। हमारी जो विदाई थी वो हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल थी। इन द समर ऑफ 1941 grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with little celebration. और समर 1941 में 1941 की ग्रीष्म ऋतु में मेरी माता जो दादी जी थी वो बीमार पड़ गई और उनका एक ऑपरेशन हुआ। सो माई बर्थडे पास विद लिटिल सेलिब्रेशन, इसीलिए मेरा जो बर्थडे था वो बहुत ही कम उत्सव के साथ मनाया गया। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942, ग्रैंड माँ का स्वर्गवास 1942 में हो गया। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर, किसी को नहीं पता कि मैं उनके बारे में कितनी बार सोचती हूँ और कितना मैं उन्हें प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 was intended to make up for the other, and grandma's candle was lit along with the rest. और ये जो 1942 में हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ उसका इरादा था कि मेक अप फॉर द अदर, एक दूसरे की क्षतिपूर्ति करना, और ग्रैंड माँ के लिए एक कैंडल जलाई उन सारी कैंडल्स के साथ में। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, हम लोग अभी भी अच्छे से रह रहे थे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20th June 1942 एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। और वही जो चीज़ थी वो मुझे लेकर आती है उस प्रेजेंट डेट की तरफ, उस वर्तमान डेट की तरफ, 20 जून 1942 को, एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और मेरे समर्पण की तरफ जो मेरा डायरी के प्रति था। अब एने फ्रैंक डायरी लिखना शुरू करती है। जो डायरी लिखती है वो सैटरडे वाले दिन से लिखती है। सैटरडे दिन था, सैटरडे 20th of June 1942, 20 जून 1942 था। एने फ्रैंक ने लिखा, डियरेस्ट किटी, अपनी डायरी को संबोधित किया क्योंकि उसने डायरी का नाम किटी रखा हुआ था, तो उसने कहा डियरेस्ट किटी, और एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बोट्स, हमारा पूरा क्लास जो था वो घबराया हुआ था। द रीजन ऑफ कोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड who will move up to the next form and who will be kept back। इसका कारण ये वास्तव में था कि जो आगे आने वाली मीटिंग थी जिसमें टीचर्स ये निश्चित करेंगे कि कौन अगले क्लास में जाएगा और कौन पीछे ही रह जाएगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, आधा क्लास लगभग शर्त लगा रहा था। जीएन एंड आई लाफ आवरसेल्व्स सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस, जीएन और मैं हंसती थी, अपने आप में हंसी। सिली एट द टू बॉयज, दो लड़कों पर हंसी जो हमारे पीछे थे। सीएन एंड जैक्स, सीएन और जैक्स, हु हैव स्टेक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन देयर बेट, जिन्होंने अपनी छुट्टियों की पूरी सेविंग्स, पूरी बचत को दांव पे लगा दिया था। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट it's you are going to pass, no I am not, yes you are, no I am not,
और सुबह से लेकर रात तक, या कहें कि शुरुआत से लेकर अंत तक यही बात होती रहती थी कि नहीं तुम पास होने वाले हो, मैं नहीं पास होंगी, यस यू आर, तुम पास हो जाओगे, नो आई एम नॉट, मैं नहीं पास होंगी। इवन जीज प्लीडिंग glances at my angry outbursts can't calm them down। यहाँ तक कि जी जो प्लीडिंग ग्लैंसेस ऑन माई एंग्री आउटबर्स्ट, यहाँ तक कि जी की जो प्लीडिंग ग्लैंसेस थी, एक निवेदन करती हुई नज़र थी, और मेरी एक भयानक आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन, वो उनको शांत नहीं कर पाई। इफ़ यू आस्क मी, देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। अगर आप हमसे पूछे तो हमारे क्लास में बहुत सारे मूर्ख थे। लगभग अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, लगभग 1/4 जो भाग था उसे 1/4 भाग के मतलब लगभग 1/4 बच्चे जो थे उनको पीछे ही रखना चाहिए था। वट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ। लेकिन जो अध्यापक होते हैं वो पृथ्वी पर अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स हैं, वो ऐसे प्राणी हैं जिनके बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। मैं इतनी चिंतित नहीं थी अपने सहेलियों के बारे में और खुद के बारे में। वील मेक इट, हम लोग पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। जो मात्र एक सब्जेक्ट था जिसके बारे में मैं निश्चित नहीं थी, वो मैथ्स का था। एनी वे ऑल वी कैन डू इज़ वेट। और यहाँ फिर हम लोग कर भी क्या सकते हैं, हम लोग जो भी कर सकते हैं वो इंतज़ार। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज इट। और तब तक हम लोग यही बताते रहते कि धीरज मत खो। आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विद माई टीचर्स। मैं अपने सभी टीचर्स के साथ अच्छी थी। दे आर 9 ऑफ देम, वो 9 थे, उनमें से 7 मैन, जिसमें 7 अध्यापक थे और 2 अध्यापिका थी। मिस्टर कीसिंग, द ओल्ड फौजी हु टीचेस मैथ्स, वाज अनॉयड विद मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक्ड सो मच। मिस्टर कीसिंग जो थे वो एक पुराने ख्यालात के व्यक्ति थे जो मुझे मैथ पढ़ाते हैं। वाज अनॉयड विद मी, वो मुझसे लंबे समय से नाराज़ रहते थे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बात करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क एन essay ऑन द सब्जेक्ट अ चैटरबॉक्स। और कई बार चेतावनी देने के बाद में उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया, गृह कार्य दे दिया, एक टॉपिक पर ऐसे लिखने के लिए जो टॉपिक था अ चैटरबॉक्स। चैटरबॉक्स का मतलब होता है बातूनी। A chatterbox, what can you write about that? I would worry about that later, I decided. मुझे चिंता हुई कि एक चैटर बॉक्स के बारे में क्या लिख सकते हैं। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, चलिए मैं उसके बारे में बाद में चिंता करूँगी। आई डिसाइडेड, आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन द माई नोटबुक। मैंने उस टाइटल को अपनी नोटबुक में, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखा। टग्ड इट इन माई बैग, और अपने बैग में ठूस लिया। एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट, और शांत होने की कोशिश की। That evening, after I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. उस शाम जब मैंने अपना सारा काम पूरा कर लिया तो वो नोट मेरी नज़रों के सामने आया। I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. अपने फाउंटेन पेन की निब को चबाते हुए मैं सोच रही थी इस सब्जेक्ट के बारे में। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. अब मैंने फ्रैंक कहती है, कोई भी किसे इधर उधर तरीके से लिख सकता था, बड़े बड़े स्पेस छोड़कर लिख सकता था शब्दों में, लेकिन चाल तो तब थी जब एक कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स दिया जाए, जो एक मानने लायक तर्क दिया जाए, और ये तर्क ये सिद्ध कर दे कि बात करने की आवश्यकता है। I thought and suddenly I had an idea. मैंने बहुत सोचा और अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया। I wrote the 3 pages Mr. Keesing had assigned me and was satisfied. मैंने 3 पेज का वो ऐसे लिखा जो मिस्टर केसिंग ने मुझे दिया था, और वो संतुष्ट भी हुए। I argued that talking is a student's trait.
मैंने ये तर्क दिया कि बात करना एक विद्यार्थी का गुण है, एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और ये भी कि मैं कोशिश करूँगी इसे नियंत्रण में रखने की। बट that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more. And that there's not much you can do about inherited traits. लेकिन उसने ये भी कह दिया कि मैं कोशिश करूँगी अपने आप को रोकने की, अपना कंट्रोल करने की, बट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट, कि जो ये आदत है मैं उससे शायद अपने आप को कभी इलाज उसका नहीं कर पाऊँगी, कभी नहीं रोक पाऊँगी, क्योंकि मेरी माता जी भी बहुत ज़्यादा बात करती हैं, और इफ़ नॉट मोर, उससे ज़्यादा नहीं, लेकिन इनहेरिटेड ट्रेट्स जो होती हैं उसके बारे में कोई कुछ भी नहीं कर सकता। मिस्टर केसिंग हैड अ गुड laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. मिस्टर किसिंग जो थे वो मेरे तर्क पर वो खूब हंसे, लेकिन जब मैंने बात करना फिर से शुरू कर दिया अगले लेसन में, अगले पार्ट में, ये असाइन मिया सेकेंड ऐसे, तो उन्होंने मुझे एक दूसरा ऐसे लिखने के लिए दिया। दिस टाइम इट वाज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरेजिबल चैटरबॉक्स। इस बार ये माना गया था, उस टॉपिक पर था कि एन इनकॉरेजिबल चैटरबॉक्स, एक असुधारणीय चैटरबॉक्स, एक असुधारणीय बातूनी। I handed it in and Mr. Kissing had nothing to complain about for 2 whole lessons. मैंने ये भी लिखकर उनको दे दिया और मिस्टर किसिंग को 2 पाठों तक कोई भी शिकायत नहीं हुई। However, during the third lesson, he had finally had enough, and Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled Quack Quack Quack, said Mistress Chatterbox. लेकिन फिर भी जब तीसरा लेसन शुरू हुआ, he had finally had enough, उन्होंने बहुत हद ही कर दी। एने फ्रैंक से उन्होंने कहा कि एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन द क्लास में बात करने के कारण, उसके दंड के स्वरूप, राइट एन एसे एंटाइटल, तो आपको एक ऐसे लिखना है इस शीर्षक पे, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, कि मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स कहती हैं क्वैक क्वैक क्वैक। द क्लास रोड, पूरी क्लास हंस पड़ी। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसना पड़ा। दो आई had nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes. हालांकि मुझे भी हंसना पड़ा, लेकिन मैं पूर्ण रूप से खाली हो चुकी थी वास्तव में इस टॉपिक के बारे में, चैटरबॉक्स के बारे में, क्योंकि जितना कुछ भी हमें पता था चैटरबॉक्स के बारे में वो मैंने लिख दिया था। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल। अब ये समय था कुछ वास्तविकता के साथ निकल कर आने का, कुछ असलियत के साथ निकल के आने का। माई फ्रेंड सेन who's good at poetry offered to help me write the essay from beginning to end in verse. मेरी दोस्त सेन जो कि पोएट्री में बहुत अच्छी थी, उसने मुझे से कहा कि वो मेरी मदद करेगी essay को लिखने में शुरुआत से अंत तक कविता के रूप में। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं आनंद से उछल पड़ी। मिस्टर केसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, बट आई वुड मेक श्योर द जोक वाज ऑन हिम। मिस्टर किसिंग कोशिश कर रहे थे हमारा मजाक बनाने की, मेरा मजाक बनाने की इस तरीके के रिडिकुलस भद्दे सब्जेक्ट से, लेकिन मैं बिल्कुल निश्चित हो गई थी कि जोक जो है वो उन्हीं पर वापस चली जाए। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपना पोएम ख़त्म किया। एंड इट वाज ब्यूटीफुल, वो बहुत ही सुंदर था। इट वाज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वैन, ये एक मदर डक और फादर स्वैन के बारे में था। विथ 3 बेबी डकलिंग्स, और उसमें 3 बतख के बच्चे थे। हु वर बीटन टू डेथ बाय द फादर, जो पिताजी के द्वारा मार दिए गए थे, काट कर उन्हें मृत्यु के घाट उतार दिया गया था। बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि वो क्वैक 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 बक ज़्यादा करते थे। लकीली मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे, और फॉर्चुनेटली
जो मिस्टर कीसिंग थे वो ही गॉट द रियल सेंस ऑफ द एसे, उन्होंने उस मजाक को सही तरीके से लिया। ही रेड द poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well. उन्होंने उस पोएम को क्लास में पढ़ा, अपनी टिप्पणियाँ उसमें देते हुए, अपने रिमार्क्स देते हुए, एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और दूसरे क्लासेस में भी उन्होंने पढ़ा। सिंस देन, तब से आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवेंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और तब से मुझे बात करने के लिए इजाज़त दे दी गई थी और कभी भी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया गया। ऑन द कंट्रेरी, और इसके विपरीत, मिस्टर कीसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, और फिर इन दिनों मिस्टर कीसिंग हमेशा मजाक करते रहे। ये जो चैप्टर था वो एने फ्रैंक के बारे में था। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि ये जो बड़ा नावल है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, उसका एक पार्ट है, और उस पार्ट में ये बताया गया है कि जो एने फ्रैंक थी वो डायरी क्यों लिखती है, क्यों वो डायरी लिखना चाहती है, और उसने क्यों कहा था कि वो इस पूरे संसार में अकेली थी। और उसने ये भी कहा कि वो इस संसार में अकेली नहीं थी, क्योंकि उसके मम्मी पापा थे, उसकी चाचियाँ थीं, उसका घर था, उसकी फैमिली थी, बहुत सारे लगभग 30 पीपल थे जिनको वो अपना दोस्त कह सकती, उन सारी चीज़ों के बारे में। लेकिन वो अकेली थी क्योंकि शी डिड नॉट हैव अ ट्रू फ्रेंड, उसका कोई एक सच्चा दोस्त नहीं था टू whom शी could टॉक अबाउट her फीलिंग्स, वो अपनी फीलिंग्स के बारे में बात कर सके। इसलिए एने फ्रैंक ने डायरी लिखी थी, और एने फ्रैंक डायरी को अपना दोस्त मानती थी। आशा करता हूँ चैप्टर आपको समझ में आ गया। अगर आपको चैप्टर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।